तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जैव विविधता यानी बायो डाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी में लगभग 19 लाख प्रकार के जंतु और लगभग 35 लाख प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 19 लाख प्रकार के क्या उपस्थित हैं? जंतुओं की प्रजातियां। और 35 लाख प्रकार की पेड़ पौधों की जातियां उपस्थित हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि इन पादपों या जंतुओं में से आपको एक पादप या जंतु का अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे? हम पहले उस पादप या जंतु को उसके नाम के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर अन्य पेड़ पौधों से अलग करके देखेंगे और फिर उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक वर्गीकरण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए कि आपने यह वर्गीकरण क्यों किया है, तो इतने सारे विविध प्रकार के पौधे जिनमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? समानताएं, और बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? असमानताएं। ठीक है, बहुत सारी समानताओं और असमानताओं से युक्त पादपों और जंतुओं की इस प्रकृति में आपको जीवों में विविधता देखने को मिलेगी। विविधता अर्थात समानताओं और असमानताओं का देखना, है ना। जैसे कि बहुत सारे आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की ही बस कितनी प्रजातियां हैं प्रकृति में? लगभग 80,000 प्रजातियां हैं। आर्थ्रोपोडा आप जानते होंगे, जितने भी कीड़े मकोड़े प्रकृति में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो मात्र आर्थ्रोपोडा की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 80,000। और ये भी आप जानते होंगे कि यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा संघ है। उसी प्रकार निडेरिया की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 90,000। उसी प्रकार आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 30,000। तो इस प्रकार विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण और उनमें बहुत ज़्यादा समानताएं और बहुत सारी असमानताएं होने के कारण इन विविध प्रकार के जीव जंतुओं की प्रकृति को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन विविध प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन हम किस प्रकार करें? ठीक है, इतनी ज़्यादा अगर विविधता पाई जाती है तो इनका अध्ययन करना बहुत ही क्या है? मुश्किल है। तो इसके लिए एक सरल मार्ग निकाला गया है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के द्वारा जो है हम कुछ समानताओं और असमानताओं के आधार पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, इसी को क्या बोलेंगे? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण जैसा शब्द है कि उसको क्या किसमें रख रहे हैं? वर्गों में बांट रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? तो प्रकृति में जो भी जीव जंतु उपस्थित हैं, कौन कौन से जीव जंतु? मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है उनका, किसमें? पादपों में और जंतुओं में। ठीक है, तो पादपों और जंतुओं का क्या किया जाता है? उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर और आगे खंडों में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। एक बार चलिए वर्गीकरण की परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं कि वर्गीकरण की मुख्य परिभाषा क्या है। ठीक, तो वर्गीकरण जीवों को खोजकर
जीवों को खोजकर पहचानने, नाम देने तथा इनके गुणों व आदतों को पता लगाकर उचित समूह में बांटना। वर्गीकरण क्या है? ये आपके वर्गीकरण की परिभाषा हो गई है। जीवों को खोजकर, सबसे पहले वर्गीकरण में क्या किया जाता है कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे की खोज की जाती है। उसके पश्चात, खोजने के पश्चात उसको पहचाना जाता है कि यह जीव जंतु या पेड़ पौधा किसके समान दिख रहा है, और अगर यह किसी के समान नहीं दिख रहा है तो इसीलिए यह एक नई जाति की खोज है। फिर उसको नाम दिया जाता है। दो प्रकार के जीव जंतुओं के नाम होते हैं। एक होता है सामान्य नाम, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में लेते हैं, और दूसरा होता है जीव वैज्ञानिक नाम, जिसके बारे में अभी हम इसी अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। तथा इनके गुणों व आदतों का पता लगाकर, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि जो पेड़ पौधा या जीव जंतु हमने खोजा है उसके विशिष्ट गुणों का अध्ययन करेंगे, और कोई जीव जंतु है तो उसकी विशिष्ट आदतों का पता लगाएंगे और उसको फिर उचित समूह में बांटते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को खोजकर पहचानने, नाम देने तथा इनके गुणों व आदतों को पता लगाकर उचित समूह में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया कि जीवों में बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। इस विविधता के कारण किसी एक जीव का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो विविधता के कारण ही क्या है? वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण के अंतर्गत दो मुख्य पहलू है वर्गीकरण के। एक होता है किसी भी जीव जंतु का नामकरण करना। जैसे हमने उसे खोज लिया, पहचान लिया, उसके गुण और आदतों का अध्ययन कर लिया, तो हम उसे एक नाम दे देंगे, जिससे अन्य वैज्ञानिक जो उसका अध्ययन करेंगे या अन्य व्यक्ति जो उसका अध्ययन करते हैं उनको उसके अध्ययन करने में सहायता हो। उसके बाद अगला जो उसका बिंदु है वर्गीकरण का, उसको समूहीकृत करना है ना। नामकरण करके क्या करेंगे? समूह में रख देंगे कि हमने एक ही प्रकार के गुण वाले बहुत सारी अगर जातियों को खोजा है तो उनको एक ही जाति में रखेंगे। इसी को कहते हैं समूहीकरण, ठीक है। तो जैव विविधता के कारण वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण के दो मुख्य चरण हैं, नामकरण करना और समूहीकरण करना। अब सवाल ये आता है कि इस वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या क्या वर्गीकरण के हमको लाभ होते हैं? उद्देश्य या वर्गीकरण के लाभ, अगर दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप यह बिंदु जो मैं समझा रही हूँ उसको बता सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य, ठीक है। तो वर्गीकरण का जो सबसे पहला उद्देश्य है, वर्गीकरण का सबसे पहला उद्देश्य है जैव विविधता को समझना। सबसे पहला उद्देश्य इसका यही है कि जो हमारी जैव विविधता है उसको समझना, जैव विविधता को समझना, ठीक है।
ये वर्गीकरण का प्रथम उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु प्रकृति में उपस्थित हैं उनका हम अध्ययन करते हैं और उनमें समानताओं समानताओं की खोज करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक संबंधों की जानकारी। प्राकृतिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना। प्राकृतिक संबंधों की जानकारी का अर्थ यह है कि कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा है वो मानव के लिए लाभकारी है या किसी विशेष प्रजाति के लिए लाभकारी है या प्रकृति के लिए लाभकारी है या हानिकारक है। इसकी खोज या इसकी जानकारी हमें वर्गीकरण से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वर्गीकरण में क्या किया जाता है, किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति से उसका संबंध कैसा है, वह प्रकृति के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, यह भी वर्गीकरण से ही ज्ञात होता है। उसके बाद इसका तीसरा बिंदु है, तीसरे बिंदु में हम देखेंगे कि वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। तो वर्गीकरण का तीसरा लाभ है जीव को पहचानने में सहायता। अब एक बार जीव को पहचान कर उसका नामकरण कर दिया जाएगा तो अन्य जो भी व्यक्ति है वह आसानी से उसको पहचान सकता है। तो जीव को पहचानने में सहायता इसके द्वारा होती है, वर्गीकरण के द्वारा होती है। चौथा बिंदु जो है वर्गीकरण का वो है उत्पत्ति और पारस्परिक संबंधों की जानकारी। किसकी जानकारी? उत्पत्ति और पारस्परिक संबंधों की जानकारी। पारस्परिक संबंध, ठीक है। अब ये जो बिंदु है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। उत्पत्ति, जैसे कि हम बोलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो वर्गीकरण का अध्ययन करते करते ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवन की उत्पत्ति जल के अंदर हुई और जलीय जंतु और पेड़ पौधों से ही बाद में भूमि और स्थल के जंतु और पेड़ पौधों का विकास हुआ। ठीक है, तो किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की नई जाति या नई प्रजाति की उत्पत्ति किस पिछली जाति या प्रजाति से हुई है, इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? वर्गीकरण के कारण ही मिलती है। ठीक है, जैसे मनुष्य के बारे में अभी बोला जाता है, कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर के द्वारा हुई है, कुछ की धारणा है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिम मानव के द्वारा हुई है। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों में आपस में संबंध दर्शाते हैं कि वे हमारे पूर्वज या किसी पेड़ पौधे के पूर्वज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पारस्परिक संबंध। ठीक है, जब उत्पत्ति का पता चल जाता है तो दो जातियों में पारस्परिक संबंध की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अंतिम और पांचवा बिंदु, जीवों के कार्बनिक विकास। जीवों के कार्बनिक विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो कार्बनिक विकास का अर्थ यह है कि उनके अंदर जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हो रहा है जीवों में, वह किस प्रकार हो रहा है, उनके अंदर कोई म्यूटेशन आ रही है तो किस कारण आ रही है, यह भी किसके द्वारा समझा जा सकता है? वर्गीकरण के द्वारा ही समझा जा सकता है।